हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 21। ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? एडम स्मिथ, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको अगर सेट लगाना होगा तो वीडियो को पॉज करके सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? यानी भारत में सिंचाई सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा नहर के द्वारा। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नहरों के द्वारा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है नहर के द्वारा, है ना। नहर की सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, इस उपकरण से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें डीबीजीडी एंड यांत्रिकी आता है, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड यानी सीजी का जो फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म भरा है, वो आप अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट बुक, है ना, यानी जो मॉक टेस्ट वीडियो बुक है ना, मॉक टेस्ट का बुक है, आप जरूर खरीदे। ठीक है, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जिसमें 15 इंग्लिश से क्वेश्चन है, साइंस से 10 क्वेश्चन है, 5 है जीके से, और मैथ से 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जिसको पूर्ण रूप से सिलेबस पे आधारित बनाया गया है ना। जितना क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से चाहिए था उस सब्जेक्ट को रखा गया है, और पूर्ण रूप से ये जो है आपके लिए, है ना, कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है, जिसका प्राइस जो है बिल्कुल भी कम है। और हाँ, इसको 26 जनवरी तक रखा गया है, उसके बाद, है ना, इसको हटा दिया जाएगा साइट से। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस बुक को खरीदें अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? यानी इनकम किससे सबसे ज्यादा होता है? भारत में अधिकतम सबसे ज्यादा इनकम जो है, कर जो है, किससे प्राप्त होता है? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो? देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो, इनकम, निगम कर के द्वारा। निगम कर के द्वारा भारत को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स जिसे बोला जाता है, इनका निगम कर। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दास कैपिटल, ये जो दास कैपिटल का राइटर कौन है? नहीं, दास कैपिटल प्रसिद्ध जो पुस्तक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? देखिए, दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। और दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन में भारत के शासन के लिए पहला कानून कब पारित किया गया था? पहला कानून ये हमने आपको पहले बताया है ना, इसलिए आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और नहीं तो हम कल इसको बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, है ना, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है? जो हरे फल हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हमें कौन सी, ठीक है, पकाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? आप बताइए इसका सही आंसर क्या? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन। एथिलीन गैस जो है वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से, है ना, कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एसिटिलीन जो है प्राकृतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृत्रिम बोल रहा है तो एथिलीन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जब नींबू के रस को, है ना, जब नींबू के रस को
खाने के सोडा में डाला जाता है, खाने के सोडा में डालने पर, है ना, तब उसमें से तेज उत्फूलन होती है ना, उत्फूलन होता है क्योंकि उसमें से कौन सी गैस निकलती है? ये आप लोगों ने देखा होगा, या कोका कोला है, ठीक है, उसमें कोई भी अगर हम नींबू का रस डालेंगे उसमें से क्या होता है ना, कि तेज उत्फूलन होगी, ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस के कारण उत्फूलन होती है उसमें, है ना, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि उत्फूलन होता है। नींबू के रस में जब खाने वाले नींबू के रस को खाने के सोडा में डाला जाता है तो उसमें से उत्फूलन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का प्रयोग, जो नाभिकीय रिएक्टर है ना, नाभिकीय रिएक्टरों में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम जो है, यूरेनियम को ये मतलब ये नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, ठीक है, ये बहुत ही उच्च किस्म का ईंधन है, इसलिए हम इसे नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग करते हैं, नाभिकीय यूरेनियम का, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि हीलियम गैस को गुब्बारा में क्यों भरा जाता है ना, हीलियम गैस का, हीलियम गैस जो है उसे गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में जो गुब्बारा आता है ना, और वो हवा में उड़ता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहेगा? हीलियम गैस भरा रहता है, ठीक, ज्यादातर हीलियम गैस भरा रहता है। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है ना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये वायु से भी हल्का होता है, इसलिए क्या होता है जब इसको गुब्बारे में भरा जाता है तो ये आकाश में उड़ जाता है ना, आकाश में उड़ जाता है, इसलिए हम इसे गुब्बारे में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु से भी हल्का होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसे मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट या सेकेंड मॉक टेस्ट में किया था, है ना, मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, आप सेट लगाइए, जिसका जितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट 1 से लेकर के 20 तक नहीं देखा है ना, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को, मॉक टेस्ट के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई कैसे मापी जाती है ना, कैसे नापी जाती है या मापी जाती है, एक ही है ना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो समताप मंडल है ना, समताप मंडल की ओजोन की जो परत की मोटाई होती है ना, ओजोन की परत की मोटाई वो कैसे मापी जाती है, ठीक है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डप्सन इकाई, यानी डप्सन। डप्सन के द्वारा क्या होता है, समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि ओजोन परत की मोटाई कैसे मापी जाती है, तो डप्सन के द्वारा, है ना, डॉप्सन इकाई के द्वारा क्या होता है कि ओजोन जो परत है उसकी मोटाई मापी जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि साइबेरियन, यानी जो साइबेरियाई सारस होते हैं, साइबेरियाई सारस, है ना, ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? साइबेरियाई सारस को किस नेशनल पार्क में रखा गया? बताइए सही आंसर क्या हो। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव, है ना, केवलादेव जो नेशनल पार्क है उसमें क्या है, साइबेरियाई सारस पाए जाते हैं, साइबेरियाई सारस को पाया जाता है केवलादेव नेशनल पार्क में, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? भारत के कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा।
ना। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। टाइगरों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1973 में। ठीक है, और पूछ देगा कि टाइगर सबसे ज्यादा किस प्रदेश में, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो है मध्य प्रदेश। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलमाटी बांध, है ना, अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर? ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा कृष्णा नदी होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका जो ये देखिए, इसका जो शुरुआत हुआ था 1967 से 68 में होती है, ज्यादातर 67 ही आता है। दोनों ऑप्शन में से कोई एक देता है ना। अगर दोनों देगा तो दोनों होगा, बोथ दिया रहेगा इनमें से दोनों। ठीक है, अब शुरू हुआ था कब? ये 67 में और चला था 68 तक, इसलिए दोनों आता है लगभग। अब चलते हैं, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है ना। हरित क्रांति के पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और वर्गीज कुरियन जो थे, ये वर्गीज कुरियन जो थे, ये श्वेत क्रांति के पिता थे। श्वेत क्रांति यानी दूध से संबंधित था ये, है ना। इसलिए हमारा सही आंसर हरित क्रांति बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। अब देखिए हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन सी फसल को बढ़ावा दिया गया था? तो गेहूं और जौ को, है ना। हर लगभग हरे गेहूं को सबसे ज्यादा बल दिया गया था, इसमें बढ़ावा दिया गया था, है ना। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हुआ, एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने गेहूं पे सबसे ज्यादा, गेहूं फसल सबसे ज्यादा बल दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए आप, है ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो वो है NH44। NH44 जो कहां से कहां तक जाता है? ये जाता है आपका श्रीनगर से, है ना, श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH44। ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये क्यों विख्यात? 1896 का जो अधिवेशन हुआ ये किस लिए विख्यात है? इसे लोग क्यों जानते हैं? इसमें कौन सी घटना घटित हुई थी, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय गान गाया गया था, फिर राष्ट्रीय गीत, है ना, कि पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। ठीक है, 1896 में। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बात कर लेते हैं इस पे राष्ट्रीय गान पे। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था 1911 में, और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, है ना। राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा? जन गण मन। और इसे लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप 1 से 20 तक का मॉक टेस्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का यानी बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? स्वतंत्र नवाब, भारत का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला जो था बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था, है ना। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब जो था वो था सिराजुद्दौला। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किस, ये जो क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बताइए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, कौन? दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो जो है नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, है ना। पहली भारतीय महिला कौन थी, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता करने पहली भारतीय महिला जो थी सरोजिनी नायडू थी, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर। अब बात कर लेते हैं ये जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। देखिए कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ये होने वाला था कब, ये होने वाला था 26 दिसंबर को, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये सबसे पहले होने वाला था पुणे में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, महामारी फैल गया और महामारी फैलने के कारण इसको 2 दिन डिले यानी टाल दिया गया। और उसके 2 दिन के बाद मुंबई में, है ना, बंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है, और एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ऐसे ही नाम था उसका, है ना। और पूछेगा आपसे कांग्रेस का स्थापना 1885 में, और उस समय कांग्रेस में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल 72 सदस्य थे। ठीक है, और इसकी स्थापना किया था एओ ह्यूम ने, है ना, एओ ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब यहां तक कांग्रेस से आपको लगभग क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वॉली स्मैश सर्विस, है ना, शब्द किस खेल से जुड़े हुए, है ना, खेल से संबंधित है। वॉली स्मैश सर्विस शब्द जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लॉन टेनिस, है ना। लॉन टेनिस खेल में वॉली का, स्मैश का और सर्विसेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रेगरी मेंडल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, आप बताइए। देखिए ग्रेगरी मेंडल का जो जन्म हुआ था वो था ऑस्ट्रिया में, है ना। ऑस्ट्रिया में मेंडल जो थे कहाँ के थे, इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पे परीक्षण किया था। ठीक है, अब चलते हैं, इसलिए देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ ऑस्ट्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा तोमर राजपूत, जो तोमर राजपूत थे, है ना, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला जो पिथौरा का किला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो पिथौरा का किला जो है वो कहाँ है, कौन से राज्य में है, कहाँ है, ये बताना है आपको। ये बनाया था, क्वेश्चन ये भी दे सकता है जो पिथौरा का किला है ना, पिथौरा किला किसने बनाया था, तो वो बनाया था तोमर शासकों ने या तोमर राजपूतों ने। ठीक है, तोमरों ने बताया था। ठीक है, अब बताना है ये पिथौरा जो है कहाँ, है ना। देखिए पिथौरा जो है नई दिल्ली में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में पिथौरा का किला स्थित है, बनाया था तोमर शासकों ने। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना आवश्यक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने दिनों तक यानी कितने वर्षों तक कार्य करना आवश्यक है, तो वो कितना है 10, कम से कम 10 वर्ष का। अगर 10 वर्ष तक आपने क्या किया है, उच्च न्यायालय में काम किया है ना, उच्च न्यायालय में, तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। यहाँ पे कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहना आवश्यक है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर है 10 वर्ष। अब चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 123 यानी 123 का संबंधित किससे है। अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ना, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद में जारी करेगा, किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123, यानी इसे याद करने के लिए 123 बोला जा सकता है, लेकिन ये होता है 123 में है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के बोल सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, है ना, जो इंडियन कॉस्टियर का बुक निकाला गया है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो चैनल, ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के इसे ले सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब आगे कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।